नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजनरी की जिनके विचारों की गूंज आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव में साफ सुनाई देती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम अक्सर उन्हें एक दलित आइकॉन के रूप में याद करते हैं, है ना? लेकिन आज हम उनके जीवन को एक अलग नजरिए से देखेंगे। एक ब्रिलियंट स्कॉलर, एक कमाल के अर्थशास्त्री, एक विधिवेत्ता और एक ऐसे स्टेट्समैन जिन्होंने एक आधुनिक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं इस कड़वी सच्चाई से। चपरासी नहीं तो पानी नहीं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये मध्य प्रदेश के महू में जन्मे युवा भीमराव की वो दर्दनाक हकीकत थी जिसका उन्होंने रोजाना सामना किया। सोचिए, स्कूल में सवर्ण छात्रों से अलग बैठना और पानी पीने के लिए भी स्कूल के चपरासी का मोहताज होना जो दूर से उनके हाथों में पानी डालता था। अगर चपरासी नहीं आया तो युवा अम्बेडकर को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। लिटरली पूरा दिन प्यासा। अब उनके इस असाधारण सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। संघर्ष की वास्तुकला, विद्वान के हथियार, जातिगत बाधाओं को तोड़ना, संविधान के शिल्पकार और आखिर में आध्यात्मिक मुक्ति। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संघर्ष की वास्तुकला यानी दी आर्किटेक्चर ऑफ स्ट्रगल की। महार जाति में जन्म लेने की वजह से युवा अम्बेडकर को समाज ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उन्हें क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। अपनी बोरी घर से लानी पड़ती थी ताकि स्कूल का फर्श अपवित्र न हो जाए। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन इन्हीं अपमानजनक अनुभवों ने उनके उस आजीवन अभियान की नींव रखी जिसका एक ही मकसद था छुआछूत की इस क्रूर प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, द स्कॉलर्स आर्सेनल। उनकी पढ़ाई का सफर सच में अदम्य साहस की मिसाल है। जरा ध्यान दीजिएगा। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA, फिर सीधे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 में MA। बात यहीं नहीं रुकी। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc और 1927 में कोलंबिया से PhD। इतने भयंकर सामाजिक भेदभाव के बावजूद उस दौर में दुनिया भर से इतनी उच्च शिक्षा हासिल करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसने उन्हें जातिगत बाधाओं को चुनौती देने की एक मजबूत वैचारिक ताकत दी। अब जब वे कोलंबिया में थे तो डॉक्टर अम्बेडकर प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन डेवी और उनके प्रैग्मैटिज्म यानी व्यवहारवाद से बहुत प्रभावित हुए। डेवी ने उन्हें सिखाया कि देखिए, किसी भी विचार या नीति की असली परीक्षा उसके व्यवहारिक परिणामों में होती है। समाज पर उसका क्या असर हो रहा है वो मायने रखता है। और इसी प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ने सामाजिक समानता और राज्य चलाने के उनके नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और हाँ, एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका विजन एकदम बेजोड़ था। 1923 की अपनी DSc थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए एक मॉडिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड की जोरदार वकालत की। और दिलचस्प बात बताऊं, उन्होंने सीधे जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे दिग्गज अर्थशास्त्री के गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को चुनौती दी। उनका साफ मानना था कि भारत के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र राजकोषीय भविष्य इसी से सुनिश्चित हो सकता है। अब आते हैं उनके जीवन के उस दौर पर जब उन्होंने सीधे तौर पर जातिगत बाधाओं को तोड़ना शुरू किया। डिसमैंटलिंग द कास्ट बैरियर। ये वो समय था जब वे एक शिक्षाविद से एक मुखर एक्टिविस्ट बन गए। 1927 का महाड़ सत्याग्रह याद है, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक टैंक से पानी पीने के बुनियादी मानवीय अधिकार को क्लेम किया। उसी साल मनुस्मृति का दहन, जो जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खारिज करने का एक बहुत ही पावरफुल कदम था। और फिर 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। देखिए, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, ये इंसान की खोई हुई गरिमा वापस पाने की बहुत ही रणनीतिक लड़ाइयां थी। और उनकी राजनीतिक समझ कितनी गहरी थी ये इस बात से साबित होता है। 1932 में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड से डिप्रेस क्लासेस को अलग निर्वाचक मंडल के तहत 71 सीट मिली। लेकिन महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद जब पूना पैक्ट हुआ तो अंबेडकर ने अपनी समझदारी से संयुक्त निर्वाचक मंडल के भीतर सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर सीधे 148 करवा ली। ये उनकी बेहतरीन राजनीतिक कूटनीति का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, संविधान के शिल्पकार। ये हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था।
स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और ड्राफ्ट समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा की गारंटी दी। उन्होंने संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को तो शामिल किया ही, साथ ही छुआछूत को भी कानूनी रूप से खत्म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की नींव रखी, ताकि सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जा सके। आपको पता है, अर्थशास्त्र की उनकी इसी समझ ने स्टेट सोशलिज्म या राज्य समाजवाद की थ्योरी को भी जन्म दिया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था हमारे आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इसीलिए उन्होंने संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे, खेती की जमीन पर राज्य के मालिकाना हक और सबसे जरूरी कृषि में लगे अतिरिक्त मजदूरों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करने के लिए राज्य द्वारा औद्योगिकरण पर बहुत जोर दिया। अब इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये चेतावनी आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र अभी नया है, राजनीति में भक्ति या हीरो वर्शिप एक बहुत बड़ा खतरा है। उनका मानना था कि संस्थानों को हमेशा व्यक्तियों से ऊपर रखा जाना चाहिए, वरना ये रास्ता सीधे तानाशाही की तरफ जाता है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी चरण में आते हैं, आध्यात्मिक मुक्ति। दरअसल उन्होंने 1935 में ही ये घोषणा कर दी थी कि वे उस धर्म में नहीं मरेंगे जिसमें वे पैदा हुए हैं। हिंदू धर्म के उस कठोर जाति व्यवस्था और असमानता से परेशान होकर उन्होंने बौद्ध मानवतावाद का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि ये समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के उन लोकतांत्रिक आदर्शों से पूरी तरह मेल खाता था जिनमें वे विश्वास करते थे। ये उनके और उनके लोगों के लिए सच में एक आध्यात्मिक आज़ादी थी। 5 लाख, जी हाँ, अक्टूबर 1956 में नागपुर में हुए ऐतिहासिक सामूहिक धर्मांतरण में इतने लोगों ने हिस्सा लिया था। अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी दिनों में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये सदियों पुराने उस जातिगत पदानुक्रम को हमेशा के लिए नकारने का और दलित आंदोलन की दिशा पूरी तरह बदल देने का एक ऐतिहासिक क्षण था। डॉक्टर अंबेडकर की इस असाधारण जीवन यात्रा को देखने के बाद आज हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आज के आधुनिक लोकतंत्रों में हम सच में हीरो वर्शिप के खतरों और समाज में फैली गहरी असमानताओं के प्रति सचेत हैं? उनका ये पूरा संघर्ष हमें सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा भर नहीं है, बल्कि ये तो सच्ची समानता हासिल करने की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।